बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले अलीमा ख़ानम का जज के साथ एक मुकालमा हुआ। वो आपको पता है अपने केसेस में उनको बार बार अदालतों में पेश होना पड़ता है, उनके ऊपर भी मुकदमे डाले हुए हैं एहतजाज करने की वजह से। तो अलीमा ख़ानम ने जज को ये कहा कि इमरान ख़ान ने हमें अदलिया की आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज करने का कहा था। हम तो आपकी आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आप हमें जेलों में डाल रहे हैं। तो इस पे जज साहब ने अलीमा ख़ानम से जाते हुए कहा कि आप दुआ करें कि हम आज़ाद हो जाएं। दुआओं से तो आज़ादी नहीं मिलती। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अदलिया को ये जंजीरें खुद तोड़नी पड़ेंगी, वकला को, जजेस को मिलकर जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें पहना दी हैं। उन्हें जकड़ लिया गया है, उन्हें खुद छूटना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग उनके लिए खड़े हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन खुद ही करना पड़ेगा। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अलीमा ख़ानम बता रही हैं कि रात को जो एहतजाज हो रहा था अडियाला के बाद, जब धरना था, बाद में टॉर्चर किया गया, लोगों को वहाँ से हटाया गया और गिरफ्तार भी किया गया। तो जाहिद ज़हूर नामी एक SHO के बारे में वो बताती हैं कि उन्होंने 3 ख़वातीन को वहाँ से उठाया और अभी तक उन ख़वातीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई। फिर उन्होंने बताया कि ये गाड़ियाँ भी उठाकर ले जाते हैं, कोई 8 से ज़्यादा गाड़ियाँ इन्होंने उठाई। बड़ी गाड़ी को छोड़ने के लिए पुलिस को 10 लाख रुपये रिश्वत ले लेती है, छोटी गाड़ी को छोड़ने के लिए पुलिस को 5 लाख रुपये रिश्वत ले लेती है। और ये बातें अलीमा ख़ानम बता रही हैं। यानी ये हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और ये अदालतों की कमज़ोरी है। अदालती अहकाम के बावजूद वो मुलाकात करने के लिए जाते हैं, मुलाकात होती नहीं है। इमरान खान को डाला हुआ कैद तन्हाई में। अब लगभग इमरान खान साहब को तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा तो ये हो गया कि आखिरी मुलाकात हुई। 1 माह उससे पहले वाला भी है, वो भी मुलाकात नहीं हो, लगभग तकरीबन कुछ 2.5-3 महीने होने वाले हैं, या 2.5 महीने से ऊपर हो गया कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, और उन्हें मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, उनका बयानिया बाहर नहीं आ रहा। और ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब स्ट्रीट मूवमेंट की जो मोबिलाइजेशन है वो तेज़ होना शुरू हो गई है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं, जो मेरे सुनने वाले लोग हैं ना, उनको मैं एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज़ है, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन कुछ और चीज़ है। मोबिलाइजेशन होती है कि आप लोगों के अंदर विजुअल्स क्रिएट करते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मोबिलाइजेशन है। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन है। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट की प्रॉपर तैयारी है वो गली मोहल्ले में हर जगह पे, हर बंदे की ड्यूटी, हर नौजवान को पता है उसने कितने बजे कहाँ जाना है, क्या ड्यूटी करनी है, बाकायदा नाम लिखे जाते हैं, टेलीफोन नंबर उसके ऊपर मौजूद होते हैं, सारी डिटेल्स होती हैं, वो पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। वो अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन मोबिलाइजेशन का काम बहुत तेज़ हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो बड़ा एहतजाज हुआ है और ये स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन का काम हो रहा है। नियाज़ी साहब वहाँ पे इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथी हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली नाज़रीन। मैं तो देख के, मैंने जो पहले मनाज़िर देखे मुझे लगा शायद ये खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन बाद में पता चला बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान में तो बहुत बड़ा इनकलाब तैयार है। जिस तरह के मनाज़िर मैंने देखे हैं, जैसी रैलियाँ देखी, जैसे लोगों के इज्तिमा देखे, ऐसे तो कोई पोलिटिकल पार्टी अभी वहाँ कर भी नहीं सकती। तो बलूचिस्तान से भी ये सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट की मोबिलाइजेशन की वीडियोज़ आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, लेकिन जो टेक्निकली स्ट्रीट मूवमेंट होती है उसकी मोबिलाइजेशन तो शुरू हो गई है, लेकिन वो अमली तौर पे भी ग्राउंड के ऊपर काम प्रॉपर शुरू नहीं हुआ। नादरीन ने एक स्टेटमेंट दिया ताहिर अशरफी ने, वो स्टेटमेंट मैं यहां जरूर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ताहिर अशरफी ने कहा कि, और ये मुलाकात की है इन्होंने अभी DGI-SPR से, कभी ये आर्मी चीफ को मिल लेते हैं, फील्ड मार्शल को, कभी DGI-SPR को, कभी किसी और को। तो ये पाकिस्तान की फौज ने मौलवियों का एक जत्था घेरा हुआ है। ये 14 मौलवी हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। ये 14-15 ये 2-3 दर्जन मौलवी हैं, और ये सारे दरबारी और सरकारी मौलवी हैं। कभी वज़ीर-ए-आज़म बुला लेते हैं, कभी ओहदे मिल जाते हैं। तो ताहिर अशरफी ने कहा जी कि कौम और फौज के इत्तेहाद से जंगों को जीता जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फौज के साथ खड़े हैं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कहाँ खड़े हैं, ज़रा वहाँ जाके आप कभी पता करें, मौलवी साहब को पता चले कहाँ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से रास्ते में खड़े, कई दहाइयों से वो अपने घर ही नहीं जा पाए, कई दहाइयों से वो खैमों के अंदर और कैंपों के अंदर खड़े। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दहाइयों से नाकों पे खड़े और जनाजों में खड़े।
अब खुदा का वास्ता है, इनको थोड़ा बैठ के सांस लेने दें। कब तक आपने इन्हें खड़ा रखना और कब तक आपने इनका खून बहाना है? इसके ऊपर ये खुर्रम ज़ीशान साहब का एक ट्वीट है, मैं ये ज़रूर आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इन्होंने दिखाया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खड़े हैं, इसमें बहनें भी खड़ी हैं, भाई भी खड़े हैं, और लंबी एक लाइन है जिसमें टूटी फूटी पुरानी गाड़ियों के अंदर लुटे पुटे काफिले वादी तीरा को छोड़कर आ रहे हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है जनाब ये बड़ा पैसा बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्मगलर हैं। ये इनकी हालत देखें आप। क्या इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुए जो स्मगलर्स हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है या इनके पास ज़्यादा है? इनकी गाड़ियों के टायर तक तो देखें आप, कहीं से फटे हुए हैं, वो पुराने हैं। गाड़ियों की हालत देखें आप, जो किराए की गाड़ियां लेकर उनके ऊपर, इनके पास तो प्रॉपर वो बक्से भी नहीं है सामान रखने के लिए, पोटलियों में भर भर के लेकर आ रहे हैं। ऊपर से वो अम्मार सोलंकी का जो ISI वाला अकाउंट है, मुबैना तौर पर ये नून लीग वालों ने बताया, और ये ISI के कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि ये ISI का ही अकाउंट है। तो वो जो ISI वाला अकाउंट है अम्मार सोलंकी का, वो एक घर के अंदर से CCTV फुटेज दिखा रहा है और दावा कर रहा है जी तालिबान सामान उठा के भाग रहे हैं। और वो जो वहां से TTP के लोग सामान उठा के भाग रहे हैं, मुबैना तौर पे अगर तो वो ठीक है तो भाई गर्मियों में उठा के भागे थे। वादी तीरा के अंदर मौसम का आपको पता है इस वक्त क्या है? इस वक्त वहां पे बर्फानी ठंडा मौसम चल रहा है, जबरदस्त किस्म का। और ये जो बंदे सामान उठा के भागे हैं रात के वक्त, ये बंदे तो बिल्कुल शलवारों कमीजों में थे, गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए थे उन्होंने। तो आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, इनके दिमाग में पता नहीं, ऐसा लगता है खोपड़ी में दिमाग है ही नहीं, मोटी खोपड़ी है, समझ नहीं आती इनको कि लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। और मट्टी का घर है भाई, मट्टी का कमरा है, उसके अंदर CCTV कैमरा लगाया हुआ किसी ने, और वो भी उसी जगह पे लगाया हुआ कि यहां चोरी हो जाएगी। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें आप। ये इन लोगों की हालत है, ये देख लें आप। खुर्रम ज़ीशान इसके ऊपर लिखते हैं, सेनेटर हैं, कि रावलपिंडी से हेलीकॉप्टरों के जरिए लाया गया पंजाबी जर्नैली लफाफी मीडिया देख ले। एक तो पंजाब से शिकवा करते हैं वो लोग, हम क्या करें, यानी मैं पंजाब में रहता हूं, मुझे तो बहुत तकलीफ है, दुख है इनका। पहले भी आवाज़ उठाई, अब भी उठा रहे हैं, माजी में भी आवाज़ उठाने की कीमत चुकाई है। तो ये लगातार, ऐसा नहीं है कि पंजाब खिलाफ है, पंजाब को इस दुख का और तकलीफ का एहसास है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग पंजाब के हैं जो ये जुल्म करते हैं। उन्होंने कहा मीडिया देख ले कि तीरा में जो तुम लोग अरबों खरबों के भंग, चरस, अफयून के कारोबार की बकवासियात करते रहते थे, वहां इनके अरबों के लेन देन की बात कर रहे थे। तीरा की आवाम एक एक जोड़े और चंद कंबल और जानवरों के साथ टूटी फूटी गाड़ियों में आ रहे हैं। वो अरबों खरबों कहां गए? इस जंग की बुनियाद नस्ल परस्ती पर है, ये और कुछ नहीं, पश्तूनों की नस्ल कुशी है। कितनी तकलीफ वाली बात है जो वो कर रहे हैं। ये खुर्रम ज़ीशान साहब ने ये बात की, और ये शिकवा है, इसको शिकवे के तौर पे लें, इसको गद्दारी के तौर पे ना लें। आज बलूचिस्तान के लोग यही शिकवा कर रहे हैं, आज सिंध के लोग यही शिकवा कर रहे हैं, आज पंजाब के लोग यही शिकवा कर रहे हैं, आज कबायली और बलूची हर कोई यही शिकवा कर रहा है। आज आपके आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यही शिकवा कर रहे हैं। सारे के सारे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से तंग है कि यार उन्होंने नाक में दम किया हुआ है, इनको बोलो अपना काम करें, हमें मुल्क चलाने दें, अपना सुकून का सांस लेने दें पाकिस्तान को। लेकिन नहीं, उन्हें तो अपना फायदा देखना है, उन्हें तो देखना है कि वो किस तरह अपने लिए ज्यादा मुनाफा और ज्यादा ताकत इकट्ठी कर सकते हैं। आसिम मुनीर साहब से ना एक गलती हुई बहुत बड़ी। ये एक नौजवान का मैं क्लिप सुन रहा था, वहां से मुझे ये आइडिया है कि मुझे भी ये बात करनी चाहिए। वो बड़ी शानदार बात की उस नौजवान ने। बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म को सुनते हैं, तो मुझे लगा कि उस नौजवान की बात सब तक पहुंचनी चाहिए, और अल्फाज शायद मेरे होंगे लेकिन उसने जबरदस्त बात की है, शानदार। देखिए, आसिम मुनीर साहब ने ना गलत आदमी पकड़ लिया। इससे पहले भी फौज बंदे पकड़ती थी, लेकिन इस दफा आपने गलत आदमी पकड़ लिया। आपको लगा आप इसको पकड़ेंगे और आपकी जान छूट जाएगी, वो माफिया मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, वो आपको ये कहेगा मेरी जान छोड़ दें। नहीं, ये नहीं हुआ ना। अब आप उसको नहीं छोड़ते तो अवाम आपको नहीं छोड़ेगी, और अगर आप उसे छोड़ते हैं तो आपको लगता है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो मुल्क तो ऐसे नहीं चलेगा ना अवाम चलेगी ना मुल्क चलेगा। तो आप उसे छोड़ते हैं तो फिर फंस जाते हैं, नहीं छोड़ते तो फिर फंस जाते हैं। किस किस्म की बला के साथ आपने पंगा ले लिया। ऐसा आदमी पकड़ा है कि अंदर वाले पनाह मांग रहे हैं, बाहर वाले दुआ मांग रहे हैं, और वो वर्जिश का सामान मांग रहा है। दो उसको डंबल, वर्जिश का सामान, ताकि वो अंदर अपना टाइम गुजारे। इमरान खान को जेल में बंद करने वालों ने, इमरान खान ने एक बात कही थी, हमें, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जिन लोगों ने और सुनी थी वो इसकी गवाही भी दे सकते हैं। इमरान खान ने कहा था कि इनके पास सिर्फ यहां तक का प्लान है कि ये मुझे पकड़ लेंगे,
उसके बाद इन्हें नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है। तो वो मुझे भी लगा उस वक्त कि शायद तब तो काम ही खत्म हो गया जब इमरान खान को पकड़ लिया। इमरान खान ने कहा नहीं, इनके प्लान की जो आखिरी लाइन है वो यही है कि ये मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि उसके बाद इनके साथ क्या होगा। और इमरान खान के पास बाकायदा पूरा प्लान था अपनी गिरफ्तारी के बाद, जिसको उसने एग्जीक्यूट करके दिखाया। बहरहाल प्लान तो सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का होता है, अल्लाह का प्लान कुछ और था, इन्होंने तो सारा कुछ करके देख लिया। इस वक्त तो हालात ये हैं पाकिस्तान के कि सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है हमारे मुल्क में, यानी बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट हो गया। देखिए पाकिस्तान में बिजली कम नहीं है, बिजली बनाने की सलाहियत भी कम नहीं है। इन्होंने जो बिजली के कारखाने लगाए हुए हैं वो पाकिस्तान की जरूरियात से दुगने हैं, दुगने से भी ज्यादा है। यानी ये जितनी चाहे बिजली बना के आपको दे सकते हैं, 1 सेकंड की लोड शेडिंग पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है ये लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूं आपको। क्योंकि इनके लगाए हुए कारखाने जो इन्होंने लगाए वो इतने महंगे हैं, वो इतने महंगे पड़ रहे हैं पाकिस्तान को, और इनका मफाद इसमें है कि वो ना चलें। यानी ये बंद कारखानों को पैसा देते हैं, ये उन कारखानों को पैसा देते हैं जो बिजली नहीं बना रहे, लेकिन बिजली का बिल उनको दिया जा रहा है क्योंकि मुआहदा इस तरह का किया है इन्होंने। और अब अगर वो बिजली बनाते हैं, उनकी कैपेसिटी देखिए, झूठ बोला हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे बिजली बनाने की कैपेसिटी फर्ज करें 10 मेगावाट है ना, तो उनको 100 मेगावाट का दे दिया। अब ना वो 10 बनाते हैं ना 100 बनाते हैं। कई ऐसी जगह जिन्होंने 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई और उन्होंने पाकिस्तानियों के अरबों रुपए वसूल किए हैं। यह नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने इस कौम के साथ ज्यादती और जुल्म किया है। आज वो कारखाने बिजली बना नहीं रहे, उनको बिल फिर भी जा रहे हैं क्योंकि आपके दरियाओं के अंदर पानी कम हो गया, आपके डैमों के अंदर पानी कम हो गया, आपकी पन बिजली जो है वो बनने की सलाहियत कम हो गई, लिहाजा पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू हो गई। और बेशर्मो आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इजाफी डबल से ज्यादा बिजली के कारखाने लगाए थे। कहां है वो बिजली? बिल तो लोगों से आप ले रहे हैं, उन कारखानों के नाम के ऊपर इजाफी बिल ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं। और अब जब उन कारखानों को चलाने की बारी आई है तो जी क्योंकि पानी से बिजली नहीं बन रही, हम इनको नहीं चला रहे। क्यों? क्यों भाई? पूरा साल आप उनके लिए हमसे पैसे लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी हुई है, पाकिस्तान के साथ फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे ऐसे बिजली बनाने वाले कारखाने इन्होंने लगाए आईपीपीज, जिन्होंने बिजली बनाई नहीं, और बनाई तो बहुत थोड़ी बनाई। उनकी कैपेसिटी फर्ज करें 10 थी तो इन्होंने 100 लिखी। वो 100 यूनिट के हिसाब से पैसे लेते रहे, हालांकि वो 10 यूनिट बनाते रहे। मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूं। और आज जब बनानी पड़ेगी बिजली उनको, तो वो बनाने के काबिल ही नहीं है, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। लिहाजा जनाब लोड शेडिंग शुरू कर दी है इन्होंने। इतनी महंगी बिजली फिर भी लोड शेडिंग, और कैपेसिटी इन्होंने लिखी हुई कुछ और है, पीछे कुछ और है। ये कौम को चूना लगाया इन लोगों ने, और ये कमीशने खा गए सारे फ्रॉडिये मिलजुल के। तो ये जनाब सर्दियों के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, अंदाजा करें आप। पीपल पार्टी ने नादरीन एक बड़ा जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया, आपके सामने रखते हैं। ये 2 तस्वीर आप देखें। पहले ये एक तस्वीर देखें, इसमें सुहेल अफरीदी खड़े, इनके साथ चंद सिक्योरिटी के लोग खड़े, ये अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े हैं, इनके पैरों में अजरक पड़ी हुई है। खेला ना सिंध कार्ड बेशर्मों ने दोबारा, सारी जिंदगी सिंध कार्ड खेला, सिंधु कार्ड खेला, हम सिंध कार्ड खेलेंगे, नस्ल परस्ती, हर तोहम परस्ती, पता नहीं क्या क्या कार्ड ये खेलते हैं घटिया लोग। ये एडिटेड तस्वीर है, इसमें नहीं है ये अजरक पैरों में। ये देखें अगली तस्वीर आप, ये असल तस्वीर है, इसको आप देखें, ये देखें, ये पैरों में उनके फूल पड़े हुए हैं। ये असल तस्वीर उसी जगह पे, सारा फ्रेम वही का वही है, हर चीज वैसे ही है। पैरों में उन्होंने अजरक एडिट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डाल दी और प्रोपेगेंडा कर दिया जी हमारी अजरक पैरों में डाल दी। हद हो गई यार आप लोगों की, अजरक पैरों में डाल दी। भाई ये फूल पड़े हुए हैं पैरों के अंदर। सिंध का पानी जब जरदारी ने बेचा तब आपको कोई परवाह नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, और ना कोई पूछेगा उनसे, क्योंकि बाप का माल है, बेच दो, बांट दो। अब नादरीन एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बड़े लंबे अरसे से चल रही थी, अब तो जीशान अजीज साहब का अल्लाह ताला भला करे, उन्होंने तो सारा ही कट्टा खोल के सामने रख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि इंजीनियर साहब के लोगों ने और उन्होंने किस तरह इस जर्नलिस्ट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की। अब जरा वो देखें कि इंजीनियर साहब बहुत बुरी तरह फंस गए। किन चीज़ों में फंस गए? नंबर 1, जो उन्होंने मरियम नवाज की तारीफें की उस पर फंस गए कि जनाब वो बहुत अच्छा बोलती हैं, भला निखार के एक एक लफ्ज़ वो ज़ीशान ने निकाल के सुना दिया, जो गालम गलोच और घटिया ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि मरियम नवाज के ऊपर जो अपना स्टेटमेंट है उसको डिफेंड करते, कहते जी फलां भी ऐसे बोलता है, इमरान खान भी ऐसे बोलता है। कभी यार इतने घटिया अल्फाज तो कभी इस्तेमाल नहीं किए।
जो मरियम नवाज ने इस्तेमाल किए और उसके सोशल मीडिया ने इस्तेमाल किए, और जो लोग गंदी माँ बहन की गालियां देने वाले घटिया तरीन लोग हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, उनको अपने साथ शामिल करते हैं। जो बंदा बरतानिया में औरतों को गालियां देता था, उनको बुला के इनको वजीर लगा देते हैं। ये जनाब इनके हालात हैं। फिर दूसरा जनाब, सीसीडी के बारे में इन्होंने बड़ी गेम उठा दी थी कि कोई रेप नहीं हुआ, कोई ज्यादती का वाकया नहीं हुआ, खवातीन बड़ी महफूज हो गई हैं, नेफे में पिस्तौल चल रहे, बड़े खुश थे वो। मावराए अदालत कत्ल हो रहे, बड़े खुश थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे। उसने कहा जी बताएं आप मावराए अदालत कत्ल को दुरुस्त समझते हैं? फंसा दिया ईशान ने। वहां पे भी मुकर के कहते नहीं नहीं वो गलत है। तो कौन कौन सी चीज को अपनी गलत तस्लीम करेंगे? फिर तहरीके लब्बैक की जबरी गुमशुदगियों वगैरह पे और कत्लेआम पे, हार्ड स्टेट पे बड़े खुश थे। तो अब बताएं ना कि तहरीके लब्बैक की क़यादत किधर है? क्या उन्हें जबरी तौर पे लापता नहीं किया एजेंसियों ने? बोले ना उसके ऊपर, आवाज उठाएं, क्यों नहीं उठा रहे आप तो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं, तो निकले बाहर, अपनी एकेडमी से बाहर निकलें, एहतजाज करें, खड़े हों लोगों के साथ, कुतबे हाथ में लेकर खड़े हों, रोला डालें, कहें आपके जनाब जबरी गुमशुदगी हुई है, रिजवी बरादरान की उनको छुड़ा के लाओ। क्यों नहीं आप कर रहे? आवाज उठाए ना। हम तो हर जगह आवाज उठा रहे हैं, हर जगह रोला डाल रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बदतरीन मुखालिफों के साथ खड़ी हो गई कि नहीं यार जबरी गुमशुदगी है, लेकिन ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब नहीं खड़े हुए। ये ज़ीशान ने इनको एक्सपोज करके रख दिया। फिर जो कत्लेआम हुआ वहां पे मुरीदके में, उसके ऊपर इनकी जबान बिल्कुल बंद थी, पहले वहां पे भी फंस गए। फिर इन्होंने कहा जी 2014 के धरने में मैं इमरान खान को पहचान गया था, इमरान खान को। तो उस पर क्योंकि मेरे साथ ही बड़ा टाइम गुजारा है, बिल्कुल भाइयों की तरह है ज़ीशान, छोटे भाइयों की तरह, मुझे बहुत प्यार है ज़ीशान से। तो ज़ीशान को ये पता था कि ये मेरे से रब्ता करते रहे और मेरे से कोशिश करते रहे 2019 में 2020 में कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दें। मैं ज़रा बात खोल भी देता हूँ क्योंकि ज़ीशान ने इनको ये आगे से मुंह पे जवाब दे दिया। तो मैं आपको खोल देता हूँ बात कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुझे कई दफ़ा रब्ता करके ये रिक्वेस्ट की कि मेरी इमरान खान से आप मुलाकात करवा दें इमरान साहब। तो मैंने उन्हें कहा जी कि वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, मैं आपको कहाँ से मिलवाऊँ? मैं आपकी उनके स्टाफ के साथ बात करवा देता हूँ और वो फिर आपकी मुलाकात अरेंज करवा देंगे अगर उनको मुनासिब लगेगा। तो ये मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। दूसरा, इंजीनियर साहब और उनके लोग बहुत सारे लोगों से रब्ता कर रहे थे, मेरे से भी किया था कि हमें पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए। उस वक्त जब इनके ऊपर एक हमला हो गया था कातलाना, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, तो मैंने तो खुद से इनको फ़ोन करके ऑफ़र किया था कि जी मैं अपनी सिक्योरिटी, मेरे पास है सिक्योरिटी के लोग, कुछ अच्छे बाएतमाद लोग हैं, तो मैं आपके पास भेज देता हूँ, इंजीनियर साहब आपकी सिक्योरिटी का फौरी बंदोबस्त कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे पुलिस की सिक्योरिटी के लिए वो बार बार कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, बातचीत करता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे उसमें क्या हुआ। लेकिन मैंने उन्हें अपनी ऑफ़र दी थी कि जनाब मैं सिक्योरिटी आपको दे देता हूँ। लेकिन इनकी दिलचस्पी इस बात में थी कि इनको कोई एजेंसियों की तरफ से या कोई ऐसे कोई मदद मिले। तो मैं तो अब उतना वो मेरा था भी नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं अपना काम करूँ या ये काम करूँ। तो इनको वज़ीर आज़म से भी मिलना था। हालांकि 2014 में इनको लगता है इमरान खान बहुत बुरा आदमी है, 2019 में ये मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात करवा दो, और ये कह रहे थे इमरान खान का मैं बहुत फ़ायदा करूँगा, और उस वक्त ये इमरान खान की बहुत तारीफ़ें भी कर रहे थे। फिर नाजरीन एक और इन्होंने सवाल फीड कर दिए पकड़ के ज़ीशान को। ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, यानी ये ज़ीशान से चाहते हैं कि इमरान खान की निजी ज़िंदगी के ऊपर घटिया तरीन जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले सवालात हैं वो पूछो हमसे, फिर कब्रों पे सजदों वाले सवालात पूछो हमसे, इमरान खान से जोड़ो उनको। ये मिर्ज़ा साहब की और उनकी टीम की ख्वाहिशें आप चेक करें। ज़ीशान ने पकड़ के मुंह पे रख दिया कि जनाब आप ये ख्वाहिशें कर रहे थे। अब मुझे एक और बात भी पता चली है कि सिर्फ ये नहीं है, कुछ और भी जर्नलिस्ट हैं हमारे, और मुझे उनके थ्रू ये बात पता चली, उनकी टीम के थ्रू, कि उनको बाकायदा इंजीनियर साहब सवालात लिखवाते रहे हैं मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू से पहले, खास तौर पे मजहबी शख्सियात। एक का तो मैं नाम भी ले लेता हूं, मौलाना तारिक जमील साहब या मुफ्ती तारिक साहब हैं, और कुछ और लोग हैं। इनके जो इंटरव्यूज थे उनसे पहले ये बाकायदा सवालात लिखवाते थे, सवाल लिखो, इनसे ये भी पूछो, इनसे ये भी पूछो, इनसे ये भी पूछो। अंदाजा करें आप कैसा प्रोपेगेंडा करने वाला शख्स है, और हम इन्हें क्या समझते थे। फिर इन्होंने एक और झूठ बोला, वो भी पकड़ा गया। अरशाद भट्टी को कहते हैं जनाब कि मैंने खत लिख के अपने कारकुनों को मना किया कि बाहर नहीं निकलना, यानी अपने स्टूडेंट्स को मैंने मना किया, वरना लाखों मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो ये वो। तो अरशाद भट्टी साहब मान गए। ज़ीशान ने कहा जी खत दिखा दें, कहते जी खत तो नहीं लिखा, मुकर गए। ये खत दिखाओ यार, जी हाँ तो नहीं है, नहीं कहाँ है, किसी के पास है, 50 बंदे खड़े हैं, किसी को बोले दिखा दे, किसी के फोन में होगा, नहीं जी वो नहीं लिखा। देखें कैसा झूठ बोला, एक बंदे को कहा मैंने खत लिखा, दूसरे को कहा जी मैंने नहीं लिखा। फिर जनाब इन्होंने बाबों के खिलाफ हमेशा बयानियां बनाया
लेकिन जब पकड़े गए तो खुद बाबा बन गए। हमेशा इन्होंने बुतों को तोड़ा है, आज ये खुद बुत बन गए। इन्होंने कहा जी मेरे लाखों चाहने वाले हैं, मेरे लाखों जो है वो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं मजहबी पेशवा हूं। लाखों लोगों की आप दिल छन्नी कर रहे हैं, यानी आप खुद भी एक बाबा बन गए। अब आपसे सवाल भी नहीं हो सकता, बाकी बापों से आप सवाल करें, आपसे सवाल करें तो लाखों लोगों के दिल छन्नी हो जाते हैं। अंदाजा करें आप इनका, ये क्या हरकत की इन्होंने। और ये एक तरह का थ्रेट है कि लाखों लोगों के, अच्छा ये जो उठता ना कहता लाखों लाखों लाखों, ताहिर अशरफ उठते हैं 30 लाख, उलमा और तुलबा ये उठते जी लाखों। मेरा इन्हें चैलेंज है भाईजान, ये भावें अपनी अकेडमी तो तुम बाहर ना हो, ताहिर अशरफी और ये दोनों मिलकर साथ अपने बेशक 2 4 5 और भी इधर उधर आजकल भाग दौड़ कर रहे हैं लोग, उन्हें भी इकट्ठा कर लें। आप सारे मीनारे पाकिस्तान के ऊपर ना 1 लाख बंदा इकट्ठा करके दिखा दें। लाखों 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 आप रोज कहते हैं, और एक दिन आप इमरान खान को मौका दें, वो आपको इकट्ठा करके दिखा देगा। एक दिन में इकट्ठा करके दिखा देगा, 1 लाख या 10 लाख कर देगा आप। वो ऐसी सिचुएशन में वो है। तो ये लाखों लाखों की कहानी सुनाते हैं। स्टूडेंट है जो इनकी वीडियो के पास से भी गुजर गया, वो इनका स्टूडेंट हो गया। मुझे एक दिन पता चला मैं भी इनका स्टूडेंट हूं, मैं तो हैरान हो गया। फिर ये हमें ताने देते थे कि वीडियो से हम डॉलर्स कमाते हैं। यार वो मुझे कहना भी बहुत बुरा लग रहा है कि बड़ी गंदी वीडियो है वो, बड़ी घटिया किस्म की वीडियो है जिसपे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने सबसे ज्यादा डॉलर कमाए हैं। बहुत ही घटिया उसकी कैप्शन है, बहुत गंदी वीडियो है, और उसके ऊपर जो है वो कैप्शन लिख के तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा वीडियो पे इन्होंने पैसा कमाया। अंदाजा करें आप। और ये भी कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट कल वाली भी सियासी थी, गैर सियासी नहीं थी, आज वाली भी गैर सियासी नहीं है और आइंदा भी नहीं होगी। यानी आसिम मुनीर साहब को मार्जिन फिर भी दे दिया, इस्तिस्ना वाले मामले पे भी उनको गोलमोल करके मार्जिन दे दिया। इस्तिस्ना वाले मामले पे क्या कहते हैं जरा ये आप देखें। यानी चंगे भले ऐसे मौलवी जिन पे हमें लगता था कि वो 2 नंबरी कर देंगे, उनसे नहीं हुई 2 नंबरी, इन्होंने देखें कैसे की है। फील्ड मार्शल और वजीर आज़म ने हालातों वाकयात और नजरिया जरूरत के तहत ताहयात इस्तिस्ना लिया। जिस तरह कुरान पाक में भी 4 मकामात पर आया है कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो आप मुर्दार भी खा सकते हैं। यार उनकी कौन सी जिंदगी मौत की कशमकश बन गई है। वो फील्ड मार्शल को कोई कानून को कोई जज पकड़ने वाला है, उसको कोई फील्ड मार्शल को या आपके सदर पाकिस्तान को कोई जज पकड़ने वाला है? कोई SHO उनके पीछे भाग रहा है, कोई SP उनके पीछे लगा हुआ है, कोई थानेदार उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है, कोई उनके ऊपर FIR हुई है जो जिंदगी और मौत का मसला बन गया, ताहयात इस्तिस्ना ले लें। इंजीनियर साहब कौम को चूना ना लगाएं। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना लिया, जब हमारे प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिया, तो फिर किसी XYZ का जो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है उसका भी नहीं बनता। ये कोई आसमान से उतरे हुए नहीं है, या इनके हालात कहीं हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या हमारे खुलफाए राशिदीन से ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप इनके लिए जवाब घड़ के अपनी आखिरत खराब ना करें मिर्जा साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। फिर खुद आंड में कह देते हैं जनाब मेरे नजदीक ये दुरुस्त नहीं है, मैं कभी भी इस तरह का इस्तिस्ना ला लूं। आपको दे कौन रहा है इस्तिस्ना? कौन आपको दे रहा है जनाब इस्तिस्ना? मैं कभी भी ना लूं। आप आर्मी चीफ हैं, आप सदर पाकिस्तान लगे हुए हैं। ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने जुर्म करने हैं। आपने ना जुर्म करना, ना अच्छा करना, ना बुरा करना, आपने तो यही करना जो आपसे करवाया जा रहा है, आप खुद ही करते जा रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है ये किस तरफ चल पड़े हैं। बहरहाल नाज़रीन, वीलॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।